स्वागत है। आज हम इतिहास की एक ऐसी तारीख पर वापस जा रहे हैं जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, एक महायुद्ध अभी अभी खत्म हुआ है, करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता पेरिस में एक मेज पर बैठे हैं ये तय करने के लिए कि भविष्य कैसा होगा। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें सीधे 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में ले जाते हैं। मिशन ये समझना है कि शांति बनाने के इरादे से शुरू हुई ये बैठक कैसे इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक बन गई और उसने एक और भी भयानक युद्ध की जमीन तैयार कर दी। तो चलिए इस कहानी के धागे खोलते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प विषय है क्योंकि ये सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि जब बदला लेने की भावना न्याय की उम्मीद पर हावी हो जाती है तो क्या होता है। ये सम्मेलन विजेताओं की इच्छाओं, हारे हुए देशों की हताशा और आने वाली राजनीति के दांव पेच का एक बहुत ही जटिल मिश्रण था। तो सबसे पहले उस माहौल को समझते हैं। 1919 का पेरिस। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, यूरोप तबाह हो चुका है। स्रोत बताते हैं कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग या तो मारे गए थे या घायल हुए थे। शहर के शहर मलबे में बदल चुके थे। ऐसे में शांति की उम्मीद तो बहुत ज्यादा रही होगी। उम्मीद और डर दोनों थे। एक तरफ तो लोगों में राहत थी कि 4 साल की भयानक लड़ाई खत्म हुई, लेकिन दूसरी तरफ एक गहरा अविश्वास और गुस्सा भी था, खासकर फ्रांस जैसे देशों में जिनकी जमीन पर सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। वो चाहते थे कि जर्मनी को ऐसी सजा मिले कि वो फिर कभी सर न उठा सके। अच्छा, तो माहौल में शांति की चाहत तो थी, पर साथ ही बदले की आग भी सुलग रही थी। और इसी माहौल में 32 देश इकट्ठा होते हैं। लेकिन मैंने पढ़ा है कि फैसले लेने वाले सिर्फ 4 लोग थे। जी हाँ, जिन्हें बिग 4 कहा जाता था। ये कौन लोग थे और इनके दिमाग में क्या चल रहा था? बिल्कुल। सारी ताकत इन्हीं 4 लोगों के हाथ में थी। और मजे की बात यह है कि चारों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। सबसे पहले थे अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन। वो एक आदर्शवादी थे, एक प्रोफेसर जो राजनेता बन गए थे। वो अपने मशहूर 14 सूत्रों के साथ आए थे। वो चाहते थे कि भविष्य में कोई युद्ध ना हो, देशों के बीच खुली बातचीत हो और एक क्या कहते हैं राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस बने जो दुनिया में शांति बनाए रखे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक न्यायपूर्ण शांति का विचार। हाँ, लेकिन विल्सन के ठीक सामने बैठे थे फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। द टाइगर। हाँ, द टाइगर। उन्होंने अपनी आंखों से 2 बार जर्मनी को फ्रांस पर हमला करते देखा था। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, जर्मनी को इतना कमजोर कर दो कि वो अगले 100 साल तक फ्रांस की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। उनके लिए विल्सन की आदर्शवादी बातें मतलब किसी काम की नहीं थी। वो जमीनी हकीकत देख रहे थे। यानी एक तरफ आदर्शवाद और दूसरी तरफ कड़ा यथार्थवाद। और बाकी 2 कौन थे? तीसरे थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज। हाँ। इन दोनों के बीच में थे। वो एक चतुर राजनेता थे। वो भी चाहते थे कि जर्मनी को सजा मिले क्योंकि ब्रिटिश जनता यही चाहती थी। लेकिन वो क्लेमेंसो की तरह जर्मनी को पूरी तरह तबाह नहीं करना चाहते थे। ये थोड़ा अजीब नहीं है? आखिर वो भी तो दुश्मन थे। ब्रिटेन जर्मनी को पूरी तरह बर्बाद क्यों नहीं करना चाहता था? इसके पीछे ब्रिटेन की सोची समझी रणनीति थी। राइट। लॉयड जॉर्ज को 2 डर थे। पहला, अगर जर्मनी पूरी तरह तबाह हो गया तो फ्रांस यूरोप का अकेला सुपर पावर बन जाएगा, जो ब्रिटेन कभी नहीं चाहता था। अच्छा। शक्ति का संतुलन बना रहना चाहिए था। दूसरा और बड़ा डर था रूस में फैल रहा साम्यवाद। उन्हें लगता था कि एक कमजोर और भूखा जर्मनी कहीं साम्यवाद की चपेट में ना आ जाए। इसलिए वो जर्मनी को एक दीवार की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। तो क्या बात है, मतलब सजा देने में भी अपना फायदा देखा जा रहा था। और चौथे सदस्य इटली के विटोरियो ऑरलैंडो। ऑरलैंडो की कहानी थोड़ी अलग है। वो बस इस मौके का फायदा उठाकर इटली के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल करना चाहते थे, जो उन्हें लड़ाई से पहले के वादों में दी गई थी। लेकिन जब बाकी तीनों ने उनकी मांगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो वो नाराज होकर सम्मेलन से चले भी गए थे। तो मतलब असल में ये 3 लोगों का खेल था। हाँ, विल्सन, क्लेमेंसो और लॉयड जॉर्ज। और इन्हीं के टकराव ने वर्साई की संधि को जन्म दिया। इन चारों के इरादे इतने अलग थे तो जाहिर है कि जो नतीजा निकला होगा वो भी बड़ा अजीब होगा। खासकर जर्मनी के लिए जो संधि बनी यानी वर्साई की संधि, उसके बारे में तो कहा जाता है कि वो शांति पत्र नहीं बल्कि अगले युद्ध का घोषणा पत्र था। ऐसा क्या था उसमें? इसे समझने के लिए हमें संधि की शर्तों को देखना होगा। ये शर्तें जर्मनी पर थोपी गई थी
उनसे कोई बातचीत नहीं की गई थी। अच्छा, मतलब एक तरफा फैसला था। बिल्कुल। पहली शर्त ही थी क्षेत्रीय नुकसान। जर्मनी को अपने कुल क्षेत्रफल का 13% हिस्सा खोना पड़ा। अल्सास लोरेन का अमीर इलाका फ्रांस को वापस मिल गया। पोलैंड नाम का एक नया देश बनाया गया और उसे समुद्र तक पहुंच देने के लिए जर्मनी का एक बड़ा हिस्सा काट कर दे दिया गया। और उपनिवेश? और तो और, जर्मनी के अफ्रीका और एशिया में जितने भी उपनिवेश थे वो सब छीन लिए गए। मतलब एक झटके में एक साम्राज्य को छोटा कर दिया गया। जी। और सैन्य तौर पर क्या पाबंदियां लगाई गईं? सैन्य पाबंदियां तो और भी ज्यादा अपमानजनक थीं। जर्मनी की सेना को घटाकर सिर्फ 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया। सिर्फ 1 लाख? जी, सिर्फ 1 लाख। सोचिए, एक देश जिसकी सैन्य परंपरा इतनी मजबूत रही हो, उसकी सेना इतनी छोटी कर दी गई। नौसेना को भी बहुत छोटा कर दिया गया और वायुसेना और पनडुब्बी रखने पर तो पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। वायुसेना और पनडुब्बी पर पूरी पाबंदी? राइन, जो फ्रांस और जर्मनी का सीमावर्ती इलाका है, उसे नो मिलिट्री जोन बना दिया गया। यानी वहां जर्मनी अपनी फौज नहीं रख सकता था। ये तो किसी देश की सैन्य शक्ति को पूरी तरह खत्म कर देने जैसा है। इसका तो बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा होगा। बिल्कुल। और इसके बाद आया सबसे बड़ा बोझ, आर्थिक बोझ। जर्मनी पर युद्ध के हर्जाने के तौर पर 6,600 मिलियन पाउंड का भारी भरकम मुआवजा थोपा गया। 6600 मिलियन पाउंड? हाँ, आज के हिसाब से ये खरबों डॉलर के बराबर हैं। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि जर्मनी इसे चुका ही नहीं सकता था। तो ये सिर्फ पैसे और जमीन की बात नहीं थी, ये तो एक तरह से पूरे देश को दुनिया के सामने घुटनों पे लाने जैसा था। यही तो बात है। किसी देश के सम्मान पर इतनी बड़ी चोट का असर क्या हुआ होगा? असर बहुत गहरा और दूरगामी था। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा चुभने वाली एक और शर्त थी, जिसे युद्ध अपराध धारा या वॉर गिल्ट क्लॉज कहते हैं। इस धारा के तहत जर्मनी को लिखित में यह स्वीकार करना था कि पहले विश्व युद्ध को शुरू करने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसी की थी। ये तो बहुत कठोर है। इतिहास में युद्ध तो कई देश मिलकर लड़ते हैं, किसी एक को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना। और यही बात जर्मन लोगों के दिलों में घर कर गई। ये सिर्फ एक आर्थिक या सैन्य झटका नहीं था, ये उनके राष्ट्रीय सम्मान पर एक सीधा हमला था। सोचिए, एक पूरी पीढ़ी इसी भावना के साथ बड़ी हुई कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें अपमानित किया गया है। हाँ बिल्कुल। यही वो जहरीली जमीन थी जिस पर 20 साल बाद एडोल्फ हिटलर ने अपनी नफरत और बदले की राजनीति का बीज बोया। उसने लोगों से कहा, मैं तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस दिलाऊंगा, और हताश लोगों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। ये तो सिर्फ जर्मनी की कहानी हुई, लेकिन इस सम्मेलन ने तो पूरे यूरोप का नक्शा ही बदल दिया था। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य, इन बड़े बड़े साम्राज्यों का क्या हुआ? वो सब इतिहास बन गए। वर्साई की तरह ही दूसरी संधियां भी हुईं। सेंट जर्मेन संधि ने ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य को तोड़कर ऑस्ट्रिया और हंगरी नाम के 2 छोटे छोटे देश बना दिए। ट्रायनॉन संधि ने हंगरी का 2/3 हिस्सा उसके पड़ोसी देशों को दे दिया। और ओटोमन साम्राज्य? और सेवर्स की संधि ने शक्तिशाली ओटोमन साम्राज्य को लगभग खत्म ही कर दिया। और इन साम्राज्यों के टूटने से जो नए देश बने, जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, क्या उनके बनने की प्रक्रिया सही थी? यहीं पर एक और बड़ी गलती हुई। नक्शे पर नई लकीरें खींचना आसान था, लेकिन जमीन पर बसे लोगों को बांटना मुश्किल। कई जगहों पर नई सीमाएं खींचते समय वहां रहने वाले अलग अलग जातीय समूहों का ध्यान ही नहीं रखा गया। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि एक ही नए देश में ऐसे लोगों को एक साथ रख दिया गया जिनकी भाषा, धर्म और संस्कृति बिल्कुल अलग थी। जैसे चेकोस्लोवाकिया में जर्मन लोगों का एक बड़ा समूह था जो वहां नहीं रहना चाहता था। इन्हीं गलतियों ने भविष्य के लिए कई छोटे छोटे संघर्षों के बीज बो दिए। ये बंटवारा त्रुटिहीन नहीं था, इसमें बड़ी खामियां थीं। आपने शुरू में वुड्रो विल्सन के आत्मनिर्णय के अधिकार के सिद्धांत की बात की थी कि हर राष्ट्र को अपना भविष्य तय करने का हक है। क्या ये सिद्धांत इन नए देशों पर लागू हुआ, और क्या ये सिर्फ यूरोप तक ही सीमित था? हाँ, और यहाँ इस सम्मेलन का सबसे बड़ा पाखंड सामने आता है। ये सिद्धांत सिर्फ यूरोप के हारे हुए साम्राज्यों के लिए था। दुनिया भर में जो उपनिवेश थे, जैसे भारत जो ब्रिटेन के लिए लड़े थे, वियतनाम जो फ्रांस के लिए लड़ा था, उन्हें उम्मीद थी, उन्हें लगा कि यह सिद्धांत उन पर भी लागू होगा और उन्हें आजादी की तरफ बढ़ने का मौका मिलेगा। लाखों भारतीय सैनिकों ने अपनी जान दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि इसके बदले में उन्हें स्वशासन का अधिकार मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। विजेताओं का ऐसा कोई इरादा नहीं था। उन्होंने साफ कर दिया कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत उनके साम्राज्यों पर लागू नहीं होता। इसी से पूरी दुनिया में, खासकर उपनिवेशों में, निराशा और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। भारत में इसका क्या असर हुआ? भारत में इसका सीधा असर देखने को मिला।
जब उम्मीदें टूटी तो स्वतंत्रता संग्राम और भी तेज हो गया। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। तो पेरिस में लिए गए फैसलों की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही थी। तो कुल मिलाकर ये सम्मेलन शांति स्थापित करने में पूरी तरह नाकाम रहा। एक तरफ जर्मनी में बदले की भावना, दूसरी तरफ उपनिवेशों में निराशा, और राष्ट्रसंघ जिसे शांति का दूत बनना था, उसका क्या हुआ? राष्ट्रसंघ का विचार बहुत अच्छा था, लेकिन वो जन्म से ही कमजोर था। सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि जिस अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने इसका सपना देखा था, उन्हीं के देश अमेरिका की संसद ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। अरे जी, बिना अमेरिका जैसी बड़ी ताकत के ये संगठन बस एक कागजी शेर बनकर रह गया। उसके पास अपनी कोई सेना नहीं थी और वो बड़े देशों को आक्रामक होने से रोक नहीं पाया। इस पूरे घटनाक्रम पर उस समय के जानकारों और बाद के इतिहासकारों की क्या राय रही है? क्या सब इसे एक गलती मानते हैं? ज्यादातर लोग इसे एक बड़ी गलती मानते हैं। उस समय के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक जॉन मेनार्ड कीन्स, जो ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, उन्होंने विरोध में इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपनी किताब द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस में साफ साफ लिखा था कि ये एक मूर्खतापूर्ण और अदूरदर्शी संधि है। सही बात है। उनका तर्क था कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था को तबाह करके आप पूरे यूरोप में स्थायी शांति नहीं ला सकते, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या कोई ऐसा भी था जो इन कठोर शर्तों को सही ठहराता हो? हाँ, खासकर फ्रांस में कई फ्रांसीसी इतिहासकारों और राजनेताओं का तर्क था कि जर्मनी के साथ इससे भी ज्यादा कठोरता बरतनी चाहिए थी। उनका कहना था कि जर्मनी की फितरत ही आक्रामक है और अगर उसे पूरी तरह से कुचला नहीं गया तो वो फिर से एक खतरा बनकर उभरेगा। एक तरह से देखा जाए तो उनकी बात भी सच साबित हुई। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी कठोरता ने ही उस खतरे को और नहीं बढ़ाया? ये बहस आज तक चलती है कि क्या वर्साई की संधि वाकई एक शांति समझौता थी या सिर्फ 20 साल का एक युद्ध विराम। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि पेरिस शांति सम्मेलन एक नेक इरादे से शुरू हुआ था, लेकिन ये विजेताओं के अपने अपने स्वार्थों, बदले की भावना और अदूरदर्शिता का शिकार हो गया। इसने एक युद्ध को खत्म तो किया, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के सारे कारण तैयार कर दिए। बिल्कुल, ये इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है कि अपमान और अन्याय पर आधारित शांति कभी स्थायी नहीं हो सकती। आप किसी देश को जलील करके, उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह करके ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो चुपचाप बैठा रहेगा। ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। और हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है? सोचने वाली बात यह है कि क्या इंसान इतिहास से सीखता है? ये सम्मेलन हमें एक बहुत बड़ा सवाल देता है। जब एक बड़ा संघर्ष खत्म होता है तो क्या विजेता पक्ष के लिए यह संभव है कि वो बदला लेने की स्वाभाविक इच्छा से ऊपर उठकर हारे हुए पक्ष के साथ सम्मान और न्याय का व्यवहार करें ताकि एक सच्ची और स्थायी शांति स्थापित हो सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज की दुनिया के लिए भी बहुत जरूरी है।